निजी जिंदगी में किसी से भी बात कर सकता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वामी जी, आंदोलन के दौरान जो सबसे विवादास्पद चीज रही वो थी वो सीडी, वो वीडियो सीडी जिसे पूरे देश ने देखा, जिसमें आप बातचीत करते हुए सुनाई दिए कपिल नाम के किसी व्यक्ति से। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप आज इस नेशनल टेलीविजन में आप बताइए खुद ही कि वो कपिल नाम के व्यक्ति क्या कपिल सिब्बल थे या फिर वो आखिर जो एक रहस्य बना हुआ है वो क्या था? पहली बात तो मैं आपको बताऊं स्मृति जी कि वो सीडी इस तरह से बनाना, उसे दिखाना गैर कानूनी, असंवैधानिक। बिल्कुल। उसके ऊपर चर्चा करके मैं उसमें और इजाफा नहीं करना चाहता जी। अभी तक भी जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ, इसलिए मैं इस विवाद को यहीं खत्म करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहे कि जी आप कपिल सिब्बल से बात कर रहे थे तो कर रहा था, ठीक है ना, कर लो, मेरा क्या करना है, ठीक है ना जी। मतलब आप सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वो कॉल डिटेल्स भी निकलवाई गई हैं, उसमें सलमान खुर्शीद जी का नंबर था। वो सब तो सलमान खुर्शीद से तो मैं कब मना कर रहा हूँ। वास्तविकता तो यही है ना कि सलमान खुर्शीद का नंबर है यदि किसी के कॉल डिटेल में तो अच्छी बात है। सलमान खुर्शीद से कोर्टों में कपिल महाराज नहीं बोल रहा था ना। जी बिल्कुल। तो यही बात होनी चाहिए थी। फिर सलमान खुर्शीद से बात कर रहा था या आगे बढ़ के मैं कहता हूँ कपिल सिब्बल से भी मैं बात कर रहा था, कुछ भी बात कर रहा हूँ। मैं निजी जिंदगी में किसी से भी बात कर सकता हूँ। असल में जिस समय कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, उसको व्यक्ति को आपत्ति हो, आप कुछ भी कर सकते हैं स्वामी जी, किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय अन्ना का आंदोलन चल रहा था जो कि सरकार के अगेंस्ट में था, सरकार उनसे किसी भी तरह उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे में आप जबकि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, उस समय बातचीत के दौरान आपने अन्ना की टीम को या अन्ना को पागल हाथी भी कहा था। तो आपको यदि मुद्दों को उठाया कोई जरा भी सबूत हो तो आप मुझे बताइए कि मैंने अन्ना को बातचीत करते हुए शब्द आपके रिकॉर्ड हैं जिससे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। एक तो मैं उन शब्दों को और रिकॉर्ड के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वो वास्तविक थे, वो क्रिएट किए हुए नहीं थे। नहीं, वास्तविक तो कुछ भी थे, लेकिन ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन को यदि आप कर रहे हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना निहायत ही गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन वो क्योंकि अब पब्लिसाइज कर दिया जा चुका है, जनता के बीच में पहुंच चुका है, तो जनता भी जाने दीजिए। लेकिन अग्निवेश स्वामी अग्निवेश पर जिस जनता को बहुत विश्वास है, उनकी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं आहत होती है जब उन्हें ऐसी बातें मैंने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया और सब लोगों ने मान लिया कि अन्ना के लिए मैंने कभी कोई अपशब्द का, कभी इस टेप के माध्यम से भी, पहले भी, आज भी तो वो कोई अपशब्द का बिल्कुल मैंने बिल्कुल नहीं कहा उनके लिए, किसी के कोई व्यक्ति विशेष के लिए। तो मतलब पूरी टीम थी, सामूहिक था वो। मैं जो चीज महसूस कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट में इतनी बड़ी मांग स्वीकार कर ली गई, प्रधानमंत्री, विपक्ष की नेता, स्पीकर खुद खड़े होकर के, और वो एक शानदार मौका था जब कहा जाता कि बहुत अच्छा, धन्यवाद संसद, भारतीय संसद को, प्रधानमंत्री को, और कहते कि अब हम यहाँ अनशन समाप्त करते हैं, आंदोलन जारी रहेगा। तो ये एक उसमें गरिमा बनती, देश की इज्जत बनती कि देश के अंदर ऐसे गांधीवादी परंपरा से फिर से एक बार एक शुरुआत हुई है। लेकिन हम जिद पे अड़ जाएं कि हमने नहीं मानना, अभी तुम्हारी अपील को नहीं मानना, ठोकर मारते हमको, तो ये और करो, ये और करो। लेकिन ये जो सोच है उस समय अन्ना के साथ किया था, वो आप सही मानते हैं? जो अन्ना जी को गिरफ्तार किया गया था आंदोलन के शुरू में, जब वो घर से निकले थे रामलीला मैदान के लिए, वो बहुत गलत था, बहुत ही गलत था। इससे सरकार को नुकसान हुआ। नीतियों को आप सही मान रहे हैं जिसलिए आपने टीम अन्ना को पागल करार दे दिया? मैंने इसको अच्छा माना कि सरकार ने और विपक्ष ने, मैं सबको कह रहा हूं, सरकार ने पूरी विपक्ष की नेता की तरफ से भी और पूरे संसद के सब लोगों की तरफ से, स्पीकर महोदया ने, प्रधानमंत्री ने सलाम करते हुए भी कहा, इससे बड़ी चीज प्रजातंत्र में कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी अपील होने के बाद न मानना, ये हट धर्मिता है। तो आपको लगता है क्या अन्ना आत्महत्या कर रहे थे या फिर उनकी टीम उन्हें आत्महत्या करवाने पे मजबूर कर रही थी? आपको ऐसा लगा क्या? मुझे ऐसा लगा कि टीम के लोग कुछ चाहते थे कि कोई शहीद हो जाए, समझे ना, तो
तो ये बुरी बात थी। और अन्ना जैसे एक व्यक्ति को तो क्या अन्ना की तरफ ले जाना, को इस बात का पता नहीं था कि उनकी टीम ऐसा चाहती है? मुझे लगा बाद में जब उनको आभास हुआ, जब वो अनशन और लंबा खींचता गया किसी भी वजह से, जो मैं कह रहा था पार्लियामेंट की अपील के समय शायद अन्ना दिल से चाहते थे खुद तोड़ देना, लेकिन उनको और खींचा गया और 2 दिन 3 दिन। तो आपने अन्ना हजारे को समझाया नहीं, उनसे बातचीत नहीं की? मैं तो यहाँ बैठा था ना, मैं वहां जाना मेरा बंद हो गया था। तब मैंने क्या पाया, अन्ना हजारे जी ने चुपचाप अपना एक और रास्ता निकाला, विलासराव देशमुख से संपर्क करवाया है और प्रधानमंत्री से चिट्ठी मंगवाई मराठी भाषा में अनुवाद करवा करके, क्योंकि अंग्रेजी में आती थी प्रधानमंत्री की चिट्ठी, तो पहले दूसरों के हाथ में जाती थी। अन्ना हजारे ने एक तरह से ये ट्रिक अपनाई कि उन्होंने ट्रिक अपनाई नहीं, अपने सच्चाई का रास्ता अपनाया कि मेरी जो बात प्रधानमंत्री से होनी चाहिए ये दूसरों के माध्यम से जो हो रही है, ये कोई किसी व्यक्ति को उन्होंने जगह नहीं दी थी। और आप कह रहे हैं कि विलासराव देशमुख को पर्सनली उन्होंने कांटेक्ट किया, तो एक तरह से राजनीतिक व्यक्ति का उन्होंने सहयोग लिया था। सहयोग लिया और मैं अपना रास्ता उन्होंने खुद निकलवाया। मतलब आपने सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर, एक आरोप लगाकर छोड़ दिया। जी 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 बिल्कुल। आपने अरविंद केजरीवाल को भी मदारी कह दिया है। मदारी के तर्क में कहा है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं और वो टकराव चाहते हैं। हमेशा हर चीज में उनका जो तरीका है काम करने का, इसको ब्रिंकमैनशिप कहेंगे इंग्लिश में, टकराहट की एक राजनीति जिसको कहते हैं, कन्फ्रंटेशन की होती है और कंट्रोल करने की सब चीजों को, तो वो है उनके अंदर। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अग्निवेश, जो अपने ऊपर लगे आरोपों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही केवल अन्ना के मुद्दे पर ही नहीं, समाज सुधार के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि आतंकवाद, भ्रूण हत्या, जल, जंगल, जमीन, सभी मुद्दों पर काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं निजी जिंदगी में किसी से भी बात कर सकता हूँ।